Hello students, welcome to All About Civil. स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यूनिट 2 लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था कि यदि सेक्शन टेपर्ड हो तो उसके लिए स्ट्रेसेस कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपली हमने एक पोर्शन लिया, एक लेंथ का एलिमेंट लिया dx, उसके बेसिस पर हमने डायमीटर फाइंड किया और एरिया फाइंड किया और स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के लोड अपॉन एरिया हमने उस पूरे एलिमेंट का स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो चेंज आता ही आता है। सपोज़ कंप्रेसिव फोर्स लगाई तो भी चेंज आएगा, टेंशन फोर्स लगाई वो उससे भी चेंज आएगा, पर एक चेंज सेल्फ वेट से भी आता है। यानी कि किसी मटेरियल के अंदर जितना वेट खुद से होगा, अपने वेट की वजह से भी उसके अंदर इलोंगेशन आता है, यानी कि डिफॉर्मेशन आता है। तो हम स्टडी करेंगे कि वो डिफॉर्मेशन कैसे आता है, उसका क्या फॉर्मूला है। देखो, कंसीडर अ प्रिज्मेटिक और सर्कुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। हमने एक बार एज्यूम किया कि कोई भी एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है, हैंगिंग फ्रीली अंडर इट्स ओन वेट। अब हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई है, उसको बस हैंग कर दिया, मतलब उसको टांग दिया है बस, और उस पर कोई वेट नहीं है। इस तरीके से टांगा है कि सिर्फ जो उसका अपना वेट है वही उस बार पर लग रहा है, एज शोन इन फिगर। अभी हम फिगर में देखेंगे। दिस सर्कुलर बार एक्सपीरियंसेस जीरो लोड एट द फ्री एंड। अब आप एज्यूम करो कोई भी आपने सपोज अपना पेन ही हैंग कर दिया कहीं पर, तो जो उसका फ्री एंड होगा, यानी कि जो पोर्शन आपने नहीं पकड़ा है वहाँ उसका कोई लोड नहीं होगा, लेकिन जहाँ टॉप होगा, जहाँ से आपने होल्ड कर रखा है, तो वहाँ आपको उसका वेट फील होगा। तो यानी कि वेट फ्री एंड पर नहीं है, जो उसका फिक्स एंड है वहाँ पर वेट उसका फील हो रहा है। तो सर्कुलर बार एक्सपीरियंसेस जीरो लोड एट द फ्री एंड, यानी कि फ्री एंड पर कोई भी वेट नहीं लग रहा है, एंड मैक्सिमम लोड एट द टॉप, और टॉप पर उसका मैक्सिमम लोड आ रहा है। वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। वेट किसी चीज़ का हम निकालते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूला से हमने वेट के लिए फॉर्मूला डेराइव कर लिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो सर्कुलर बार का जो वेट है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेट गामा बी द डेंसिटी। हमने मान लिया कि जो गामा है वो इस मटेरियल की डेंसिटी है। कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ थिकनेस dx। अब देखो, कोई भी जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो हम एक स्मॉल एलिमेंट dx लेकर फाइंड करते हैं, एक छोटी सी जगह का, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल का इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन, जो भी हमें फाइंड करना है टोटल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ भी सेम केस, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन dx कंसीडर कर लेंगे x डिस्टेंस पर फ्री एंड से, उस पर हम डिफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। अब जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा dx, यानी कि जो थोड़ा सा चेंज है dx, वो हो जाएगा wx dx अपॉन ae, ws इंटू dx अपॉन ae। अभी हम डायग्राम देखते हैं। देखो, सबसे पहले डायग्राम समझो। ये जो सबसे ऊपर एक बार है सेंटर में, एक बार के ऊपर आपको एक फिक्स्ड एंड दिख रहा है जहाँ पर स्लैश वाली लाइन्स हैं। तो ये स्लैश वाली लाइन का मतलब है कि ये फिक्स्ड है, फिक्स सपोर्ट। ठीक है, ये बार फिक्स्ड है यहाँ पर, और ये बार के बीच में आपको जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है dx, हमने ये एलिमेंट इसमें कंसीडर किया है। टोटल l लेंथ है पूरे बार की, और क्रॉस सेक्शन ए जो आपको नीचे सर्कुलर शेप दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये सर्कुलर बार हमने लिया है। आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है पर ये एक्चुअली सर्कुलर है,
जब हमने उसको 2D में ड्रॉ किया है इसलिए वो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, असल में वो सर्कुलर है। कंसीडर कर लो कोई भी पाइप है, तो पाइप का जब हम काटेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमको सर्कल दिखेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सर्कुलर है। अब बॉटम यानी कि सबसे नीचे वाले पोर्शन फ्री एंड से हमने डिस्टेंस x पर एक पॉइंट कंसीडर किया dx, नीचे से x कंसीडर करके डिस्टेंस एक आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है जिसका नाम है dx। तो हम इस एरिया में dx में फाइंड करेंगे कि कितना चेंज आया है और इसको 0 से लेकर l तक मतलब टोटल लेंथ के लिए हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो wx जो हमने लास्ट में देखा था कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू ws इंटू डी एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला ws क्या है? ws है वेट ऑफ द पोर्शन बिलो द सेक्शन। ws यानी कि जितना भी पोर्शन सेक्शन के नीचे है उसका वेट, और इसको हमने शो किया है गामा इंटू ए इंटू एक्स। गामा इंटू ए इंटू एक्स, गामा डेंसिटी, ए एरिया और एक्स हमने लिया है डिस्टेंस कि जितने भी डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि एक्स इस फिगर में गामा इंटू ए इंटू एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 का मतलब एकदम जो फ्री एंड है नीचे वाला, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। और हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो फ्री एंड है वहाँ पर लोड की वैल्यू 0 है, वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू l लेते हैं तो गामा इंटू ए इंटू एल यानी कि मैक्सिमम लोड हमारा टॉप वाले पॉइंट पर आ जाएगा। x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो बात कर रहे हैं हम एकदम नीचे वाले पोर्शन की जहाँ पर फ्री एंड लिखा है। x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये फ्री एंड है, और अगर x की वैल्यू हम l लेते हैं तो ये मैक्सिमम टॉप में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि इस सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन, यानी कि क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई भी फोर्स ना लगाएं, अभी तक हमने टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स इन सब की बात की थी कि अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल खिंचता है और उसके अंदर एलोंगेशन हो जाता है। कंप्रेसिव फोर्स के बारे में पढ़ा कि कंप्रेसिव फोर्स जब हम लगाते हैं तो मटेरियल कंप्रेस हो जाता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या सेल्फ वेट, खुद के वेट से भी ऐसा हो सकता है कि लेंथ इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज होती है तो उसका फॉर्मूला क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ द एंटायर बार कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। अब जो इक्वेशन लिखी थी हमने ws इंटू डी एक्स अपॉन ए, देखो ये वाली इक्वेशन, डिफॉर्मेशन। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है? हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि डेल्टा इज इक्वल्स टू पी इंटू एल अपॉन ए। डिफॉर्मेशन हम फाइंड करते हैं पी एल अपॉन ए ई इस फॉर्मूला से, जिसमें पी लोड होता है, एल लेंथ होती है, अपॉन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सेम चीज़ जब हम यहाँ पर इस बार की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं डी एक्स के लिए। अब dx में हम यहाँ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पर सेल्फ वेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फोर्स की जगह हम कंसीडर करेंगे वेट को। तो वेट को हमने रिप्रेजेंट किया है w से, कैपिटल W, यानी फोर्स की जगह w आ गया। और फॉर्मूला होता है ना p इंटू एल, और l की जगह टोटल लेंथ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक छोटे से पोर्शन dx के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो l की जगह आ गया हमारे पास dx अपॉन ए सेम रहा। डिफॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी डेरिवेशन करना हो हमें सबसे पहली चीज़ हम याद रखेंगे कि हमें पूरे बार के अंदर डिफॉर्मेशन फाइंड करना है। और डिफॉर्मेशन फाइंड करना है तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, हर जगह वही यूज़ होना है। फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए। पी की जगह पी फोर्स हम लेते थे, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो कंप्रेसिव हो, फोर्स की जगह पर यहाँ हमने लिया है वेट। एल लेंथ, टोटल लेंथ हम लेते थे,
लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल पोर्शन dx की, तो हमने l की जगह यहाँ पर लिया है dx और अपॉन ए, तो ए यहाँ पर सेम है, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को और कैपिटल ई रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में हम डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ ही लिया होगा कि किसी भी स्मॉल पोर्शन की वैल्यू अगर हमें पता होती है तो हम टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास शेडेड पोर्शन dx, इसकी वैल्यू के लिए हम फाइंड कर रहे हैं और इसकी वैल्यू से हमें पूरी लेंथ यानी कि पूरे बार के अंदर कितना चेंज आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमने इंटीग्रेट किया, लिखा इंटीग्रेशन 0 to l यानी कि 0 से लेकर l पूरी लेंथ में डेल्टा dx, अगर हम डेल्टा dx फाइंड करें पूरी लेंथ में इज इक्वल्स टू डेल्टा l 0 to l इंटीग्रेशन और अंदर है wx इंटू डी एक्स अपॉन ए ई, ये तो वही वाला फॉर्मूला है wx इंटू डी एक्स अपॉन ए ई। और डेल्टा l क्या है, क्योंकि हमने माना था ये जो dx पोर्शन है इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है डेल्टा l, dx वाले पोर्शन में चेंज आ रहा है डेल्टा l, और तो टोटल जितनी भी लेंथ है 0 to l उसके अंदर कितना चेंज आएगा ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो सेम एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड किया था वो हमने इंटीग्रेशन के अंदर रखा, wx इंटू डी एक्स अपॉन ए ई। अगले इक्वेशन में सेकेंड लाइन देखो, डेल्टा dx, इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे यानी कि जो dx ये वाला पोर्शन है, dx ये वाला पोर्शन है ना, अगर हम इसको पूरी लेंथ देखें, पूरी लेंथ में एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना पूरी लेंथ की, यानी कि dx को जब हम 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर देंगे तो जितना वैल्यू है वो है l के इक्वल। तो हमने डेल्टा l यहाँ पर लिख लिया और राइट में है 0 to l गामा इंटू ए एक्स। अब ये गामा इंटू ए एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया था वेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हमने वेट की वैल्यू इधर लिख दी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अपॉन में रहा कैपिटल ए ई इंटू डी एक्स। नेक्स्ट इक्वेशन देखो थर्ड लाइन में, डेंसिटी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी। अब मटेरियल में हम किसी भी पॉइंट पर चले जाएं तो डेंसिटी सेम रहेगी, तो हमने डेंसिटी को कॉमन कर लिया बाहर, अपॉन जो ई की वैल्यू है उसको भी हमने बाहर कर लिया, अंदर बचा सिर्फ x। x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है x²/2, क्योंकि किसी भी सपोज x की पावर n है तो इंटीग्रेशन के बाद हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर थी x, हमने इंटीग्रेट किया तो x²/2। अब इस वैल्यू में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई में 2 कॉमन कर लिया हमने, x² में अपर लिमिट है यहाँ पर l और लोअर लिमिट है 0, तो 0 और l को पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट वाली l² माइनस 0²। अब 0² यानी कि -0, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 0 माइनस करें या 0 प्लस करें वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास लेंथ आ गई l², तो यहाँ से डेल्टा l की वैल्यू आई है गामा l²/2e। हमें यही फाइंड करना था कि टोटल डिफॉर्मेशन कितना आएगा, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। देखो एक और बार देख लेते हैं, हमने सिंपली एक बार कंसिडर किया है, इस बार में हमने dx एक पोर्शन माना है कि हम dx के लिए स्टडी कर रहे हैं, dx में जितना डिफॉर्मेशन आ रहा है वो है डेल्टा l। तो हम जब पूरी लेंथ का फाइंड करेंगे तो पूरी लेंथ का डिफॉर्मेशन कितना आएगा। तो हमने इक्वेशन, सबसे पहले डिफॉर्मेशन की इक्वेशन थी हमारे पास PL/AE, P की जगह हमने वेट रखा, L की जगह हमने लेंथ रखा और A और E सेम था। अब हमने वेट की जगह फॉर्मूला लिखा गामा इंटू ए इंटू एक्स, क्योंकि वेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, गामा डेंसिटी और ए इंटू एक्स, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक्स जितना भी डायमेंशन में आप बढ़ते जाओगे
उतना वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो अब हमने फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो हमने देखा अगर हम टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करें, अब फर्स्ट लाइन की फर्स्ट एक्सप्रेशन में आ जाओ। फर्स्ट लाइन डेल्टा डी एक्स 0 to L हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये डिफॉर्मेशन डी एक्स के अंदर डेल्टा एल है, तो पूरी लेंथ में हमने मान लिया कि डेल्टा एल डिफॉर्मेशन आ रहा है। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मूला में जो भी चीज़ें कॉमन थी उसको हमने बाहर कर दिया। जैसे गामा अपॉन ई कॉमन था तो हमने उसको बाहर ले लिया और ए से ए कैंसिल हो गया, अंदर बचा सिर्फ x इंटू डी एक्स। तो अब हमने इस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट कर लिया x को, और फॉर्मूला हमारे पास आ गया डेल्टा एल इज इक्वल्स टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। इफ़ w इज़ द टोटल वेट ऑफ द बार, देन अगर हम माने कि टोटल वेट w है तो गामा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी w अपॉन ए एल, और डेल्टा एल हो जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2ae। डेल्टा एल चेंज आया था गामा एल स्क्वायर अपॉन 2ae, और अगर हम टोटल वेट ऑफ द बार को w कंसिडर करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी w अपॉन ए एल, इस डेंसिटी की वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है ना इक्वेशन की, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, इसमें जब हम गामा की वैल्यू को पुट कर देंगे w अपॉन ए एल तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा एक, और लास्ट में डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आएगी डब्ल्यू एल अपॉन 2ae। तो यहाँ से हमने सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन फाइंड कर लिया है। बहुत ही इजी डेरिवेशन है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी है सेल्फ वेट के लिए। The deformation of the bar under its own weight is equal to the half of the deformation if the body is subjected to direct load equal to the weight of the body। यानी कि किसी भी बार के अंदर हाफ डिफॉर्मेशन आ जाएगा अगर बॉडी हाफ ऑफ वेट का डिफॉर्मेशन आ जाएगा अगर हम बॉडी पर डायरेक्ट लोड लगाते हैं। और कितना लोड लगाते हैं? जो कि वेट के इक्वल है। सपोज 10 kg का सैंपल है और अगर हम 10 kg का ही लोड लगा देते हैं तो उसके अंदर 50% डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन हमने देखा है सेल्फ वेट के लिए। लास्ट टॉपिक अब हमारा है टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अब लास्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर स्ट्रेसेस यूनिट 2 का। अब क्या होता है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो बॉडी के अंदर चेंज आ जाता है, डिफॉर्मेशन आता है और उसके कारण स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रेसेस किस तरीके से डेवलप होते हैं और इनका फार्मूला क्या है। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ फ्री बॉडी कॉज द बॉडी टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नो स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या फिर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं किसी भी फ्री बॉडी का, तो वो बॉडी या तो एक्सपेंड हो जाएगी या फिर वो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सपेंड यानी फैल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मीन सिकुड़ जाएगी। अगर कोई भी स्ट्रेसेस इंड्यूस ना हो तो भी, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज आया है। हाउएवर इफ़ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉन्स्ट्रेंड, अगर हम डिफॉर्मेशन को कॉन्स्ट्रेंट कर लें तो सम स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी, तो कुछ स्ट्रेसेस बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं और इन स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अगर हम बॉडी के डिफॉर्मेशन को कंस्ट्रेंट कर दें, यानी कि कंस्ट्रेंट करना मीन्स रोक देना, कि बॉडी एक्सपेंड करना चाह रही है तो हम उसको एक्सपेंड नहीं करने दे रहे हैं, उसकी डिफॉर्मेशन को हमने कंस्ट्रेंट कर लिया। तो ये जो इस कारण स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, इन स्ट्रेसेस का नाम है टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अब ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस टेंसाइल भी हो सकते हैं और कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। या तो कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट होगी उससे या एक्सटेंशन प्रिवेंट होगी। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है तो कंप्रेस कर देंगे बॉडी को, और टेंसाइल है तो टेंसाइल से रोकेंगे। स्ट्रेसेस वो फोर्स होती है ना जो कि बॉडी में चेंज आने से रोकते हैं। अगर बॉडी टेंशन में है,
फोर्स लग रही है उस पर, लेकिन ऐसे स्ट्रेसेस हैं तो टेंसाइल है, वो रोक रहे हैं, तो बॉडी की शेप चेंज नहीं होने देंगे। अ बार हुज एंड्स आर फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट्स, कोई भी एक ऐसी बार जो फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट से कि उसकी एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। उसकी लेंथ है L और उस पर हमने जो टेम्परेचर अप्लाई किया है वो है T डिग्री। तो बार के अंदर कितनी एक्सपेंशन हो जाएगी? एक्सपेंशन ऑफ द बार विल बी डेल्टा L इज इक्वल्स टू L अल्फा T। अब L है लेंथ, T है टेम्परेचर और अल्फा होता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, यानी कि डेल्टा L वैल्यू है जितना भी स्ट्रेसेस डेवलप होने हैं। डेल्टा L इज इक्वल्स टू L अल्फा T। L हो जाएगी लेंथ ऑफ बार, अल्फा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल और T हो जाएगा कितना टेम्परेचर में हमने चेंज किया है। बिकॉज ऑफ द एंड कंडीशंस द बार इज़ नॉट अलाउड। अब जब एंड कंडीशंस हैं तो बार के अंदर चेंज नहीं आएगा, ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, टेम्परेचर स्ट्रेसेस। सिंपल सी बात ये कि जब भी हम किसी चेंज को कंस्ट्रेंट कर देते हैं, रोक देते हैं और टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं, तो इस कारण से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं किसी भी बॉडी में, जो कि उसे टेंशन या कंप्रेशन में आने से रोकते हैं, उन स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस। और टेम्परेचर स्ट्रेसेस का फॉर्मूला होता है, इनसे जितना भी एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन का फॉर्मूला है डेल्टा L इज इक्वल्स टू L अल्फा T, यानी कि कितना चेंज बॉडी के अंदर आ जाएगा, L अल्फा T। L क्या है, अल्फा क्या है, T क्या है, ये सब एक्सप्लेन कर दिया। L लेंथ है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और T है जितना भी टेम्परेचर में चेंज आया है। तो यहाँ तक हमारी यूनिट 2 कंप्लीट है। कोई टॉपिक अगर इसमें से बचा होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऑलरेडी सब एक्सप्लेन्ड है। थैंक यू।